हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12th मैथ। इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 10 पर आधारित विविध प्रश्नावली कर रहे थे, तो वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं ना। तो आज हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? दो बिंदुओं P, एक बिंदु है P, उसको इस तरीके से डिफाइन किया है 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और एक बिंदु है Q, इसको इस तरीके से डिफाइन किया है वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाई विभाजित करने वाले बिंदु R की स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। एक बिंदु है R जो इसको बाई विभाजित करता है लेकिन 1:2 के अनुपात में। यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। आपको दर्शाना है कि जो P है यह RQ का क्या है? मध्य बिंदु है। चलो अब ध्यान से देखो, आपको ये पता है, मान लो कि एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, ठीक। आपको सिद्ध करना कि ये जो R है, हमको बिंदु R की स्थिति सदिश चाहिए, जबकि यह P और Q को एक अनुपाते, मतलब ये एक अनुपात होगा और फिर ये अनुपात 2 होगा, और बाई भाजित कर रहा है क्योंकि देखो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बाहर स्थित है कि नहीं स्थित है, तो ये बाई भाजित करेगा। तो ये पहला पॉइंट है, अरे बोलो, इसको हम पहला पॉइंट मान लेते हैं और इसको हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं। इसकी स्थिति सदिश को R1 वेक्टर लिखते हैं और इसकी स्थिति सदिश को R2 वेक्टर लिखते हैं। तो R1 वेक्टर यही तो है ना, R1 वेक्टर कितना है? 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और R2 वेक्टर कितना है? वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B। तो जब R1 पता है, R2 पता है, तो पहले बिंदु के साथ पहला अनुपात यानी ये आपका M1 हुआ, और दूसरे बिंदु के साथ जो अनुपात होगा आपका M2 होगा। तो जब सब पता है तो वह विभाजित करने वाले बिंदु की स्थिति सदिश बस R मान लो। तो आपको पता है क्या? पहले आप लिख दो, दिया है क्या दिया है? बिंदु P वेक्टर 2a प्लस वेक्टर b तथा Q कितना है? वेक्टर a माइनस वेक्टर 3b है। माना, या ये भी लिख लो, दिया है, उसी में एक बार दिया लिख लियो क्या पे, ये जो R है P और Q को 1:2 के अनुपात में बाई विभाजित करता है, एंड बिंदु R P और Q को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में? 1:2 के अनुपात में कैसा विभाजित करता है? बाय विभाजित करता है, बाय विभाजित करता। हमको क्या निकालना है? उसी R का जो विभाजित करता है उसी की स्थिति से बताना है। तो माना बिंदु R की स्थिति सदिश, बिंदु R की स्थिति सदिश कितना मान ले? वेक्टर R। तो चूंकि वेक्टर R बराबर कितना होता है, एक काम करो, सबसे पहले R1 R2 सब लिख लो ना, R1 R2 M1 M2। R1 पहले बिंदु की स्थिति सदिश, पहले बिंदु की स्थिति सदिश कितनी है? 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। दूसरे बिंदु Q की स्थिति सदिश कितनी है? वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B। M1 1 है, M2 2 है। तो हमको पता है कि R वेक्टर बराबर क्या आता है? पहला बिंदु दूसरी स्थिति सदिश, पहला अनुपात दूसरी स्थिति सदिश, दूसरी अनुपात पहली स्थिति सदिश, लेकिन बाई विभाजन में बस यहाँ क्या लगाते हैं? माइनस, और M1 माइनस M2। तो यहाँ से वेक्टर R पता चल जाएगा। M1 का वैल्यू 1 है, R2 का वैल्यू कितना है? वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस M2 कितना है? M2 2 है, और पहले की स्थिति सदिश प्लस वेक्टर B अपान 1 माइनस 2। तो वेक्टर R बराबर कितना हुआ? वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B माइनस 4 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B अपान -1। तो ये कितना हुआ? वेक्टर A माइनस 4 वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर A माइनस 3B माइनस 2B माइनस 5 वेक्टर B अपान -1। और जब देखो ऊपर से माइनस का मान लो, नीचे से माइनस का मान लो, आपका कैंसिल हो जाएगा ना।
तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी। तो ये आपको क्या मिला, बिंदु आर की स्थिति सदिश ना। तो बिंदु आर की ही तो स्थिति सदिश को आपने कैपिटल आर माना है, तो कैपिटल आर बराबर आपको कैपिटल आर उस बिंदु की स्थिति सदिश यानी वेक्टर आर आपको कितना मिला, 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर। आपको सिर्फ इतना नहीं करना है, आपको ये भी दिखाना है कि ये जो P है ये R और Q का क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु होने का मतलब, पहले आप इतना कॉपी करो फिर हम फिगर मिटा के इसको करें फिर से। तो आप इसे कॉपी कर चुके होंगे। अब देखो मध्य बिंदु का मतलब क्या है कि ये जो बिंदु P है ये आर क्यू का, ये बिंदु R है और यह बिंदु Q है और यह बिंदु आपका क्या है, P है। अब यह मध्य बिंदु तभी होगा जब यह जो P है यह R और Q को किस अनुपात में विभाजित करे, 1:1 के अनुपात में विभाजित करे, तभी तो आप इसको मध्य बिंदु बोलोगे। इस बिंदु P को R और Q का मध्य बिंदु आप कब बोलोगे, जब यह P R और Q को किस अनुपात में विभाजित करे, 1:1 के अनुपात में विभाजित करे। अब आपको बिंदु R की भी स्थिति सदिश पता है, बिंदु Q की स्थिति सदिश आपको सवाल में दिया है और बिंदु P की भी स्थिति सदिश आपको पता है। आप बस ये पता कर लो कि जो ये बिंदु आपका P है ये R और Q को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो ख्याल करो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने अनुपात निकाला है, तो वहां पर जब अनुपात निकालना होता है तो आप क्या मान लेते हो, लैम्डा अनुपात 1। अभी हमें नहीं पता, चलो कह देते हैं कि यह मध्य बिंदु नहीं है, मान लेते हैं कि यह इन दोनों को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अगर लैम्डा का वैल्यू भी 1 आ गया तो यानी तभी तो 1:1 आप बोलोगे। तो आप अभी मान लो कुछ टाइम के लिए कि जो P है ये R और Q को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो वहां से अनुपात पता कर लो, अगर 1:1 आया तो मध्य बिंदु हुआ और 1:1 नहीं आया तो मध्य बिंदु नहीं हुआ। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका आपको पता है कि मध्य बिंदु का R बराबर वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R/2, मध्य बिंदु का स्थिति से निकालने का यही सीधा तरीका है ना। तो अगर इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर दो, इसकी स्थिति सदिश आ गई तो ये मध्य बिंदु हो गया। तो सीधा हम डायरेक्ट इसी से कर दें, पूरा लैम्डा अनुपात 1 से फिर नहीं करते। ठीक है, तो पहले बस आप लिख लो R की स्थिति सदिश कितनी है, 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B। Q की स्थिति सदिश कितनी दी है आपको, Q की स्थिति सदिश इसका दिया है वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B। और P की स्थिति सदिश कितनी दी है, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक, ये तुम बस वैसे लिख लिए। क्योंकि बिंदु R की स्थिति सदिश, R की स्थिति सदिश, चलो इसको मान ले कुछ ऐसे R1 वेक्टर, क्योंकि अब आपके लिए पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये तो विभाजित करने वाला बिंदु है ना। तो R1 वेक्टर बराबर कितना आपको मिला, 3 वेक्टर A प्लस 5 वेक्टर B। Q बिंदु Q की स्थिति सदिश कितनी मिली, चलो इसको R2 वेक्टर बोल दे। तो वेक्टर R2 बराबर कितना, वेक्टर A माइनस 3 वेक्टर B। ठीक, और जो P जो बिंदु इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को विभाजित कर रहा है तो उसकी स्थिति सदिश यानी बिंदु P की स्थिति सदिश, ये कितना आपको पता है, इसको हम वेक्टर R बोलेंगे। अब तो वेक्टर R कितना है, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। आप इन दोनों को जोड़ के आधा करो, बस आपको ये चाहिए तभी। तो चलो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R2 बताओ कितना हो जाएगा, 3 1 4 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B। लेकिन हमको क्या चाहिए, वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R/2 चाहिए। तो इसका आधा करोगे तो यानी 4 वेक्टर A प्लस 2 वेक्टर B का आधा, तो ये कितना मिला, 2 वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्या यही आपका R है, तो यही आपका क्या है, वेक्टर R। तो यहां से आपको क्या मिला, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R/2, ये आपको क्या मिला, वेक्टर R। तो ये कौन सा कंडीशन है, यानी R R1 और R2 को क्या कर रहा है, सम विभाजित कर रहा है, यानी उसका मिड पॉइंट है। तो आप यहां लिखोगे कि दिस इंप्लाइज दैट बिंदु P क्या कर रहा है, R और Q को मिलाने वाली रेखा का या मध्य बिंदु है या इसको समविभाजित कर रहा है। तो आपको मध्य बिंदु बोला, तो आप ऐसे लिख लो कि जो बिंदु P है ये R और Q का क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु P बिंदु R और बिंदु
क्यू को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, या तो आप लैम्डा अनुपात 1 मान लो कि मान लो कि ये जो बिंदु P है आर और क्यू को लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात विभाजित कर रहा है, वहां से आप लैम्डा का वैल्यू से जा सकते हो। तो ये आपके लिए सरल पड़ेगा। तो आपको ये भी कॉपी करना था, आप इसे कॉपी कर लो। ये फिगर अब की मत बनाए, तो फिगर वैसे बना दी है समझने के लिए केवल, तो सिर्फ आप इतना कॉपी करो। आप इसे कॉपी कर चुके हो। आओ देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। कोई एक समांतर चतुर्भुज है, मान लेते हैं कि यह आपका समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसकी संलग्न भुजा, संलग्न भुजा का मतलब साथ साथ की भुजा। जैसे अगर एक भुजा ये है तो दूसरी इसकी संलग्न भुजा ये हुई। दोनों संलग्न भुजाएं आपको दिया है, ये कितना दिया है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और जो दूसरी भुजा दी है ये कितना दिया है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब इसका विकर्ण क्या होगा, सबसे पहले किसी भी सदिश के दिशा में मात्रक सदिश तो आप तब पता कर पाओगे जब पहले वो सदिश तो पता करो। तो हम इसके विकर्ण के समांतर यानी उसके दिशा में मात्रक सदिश कैसे पता करोगे, सबसे पहले विकर्ण की दिशा में सदिश पता करो। जब विकर्ण की दिशा में सदिश, अब विकर्ण की दिशा में सदिश आपको कैसे पता चलेगा, विकर्ण यानी यही हुआ, यही तो विकर्ण होगा। अब आपको पता है क्या, दो सदिशों के योग का आप 2 नियम पढ़े हो, एक त्रिभुज नियम पढ़े और एक समांतर चतुर्भुज नियम पढ़े हो। तो आपको पता है क्या कि अगर वहां पर आपने यही तो देखा था ना कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज की 2 भुजा 2 वेक्टर द्वारा निरूपित हो तो उस समांतर चतुर्भुज की उभय निष्ठ शीर्ष से होके जाने वाला जो विकर्ण होता है यही इनके किसको रिप्रेजेंट करता है, रिजल्टेंट को, यानी ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको तो ये वेक्टर पता चला, तो ये वेक्टर होगा क्या, यानी विकर्ण के अंदिश सदिश आपको पता चल जाएगा। बस इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, यानी ए बी प्लस ए डी। तो पहले हम लिखते हैं, माना ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। दिया है, क्या दिया है, इसकी संलग्न भुजा ए बी, वेक्टर ए बी बराबर कितना दिया है 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप, और दूसरी संलग्न भुजा ए डी वेक्टर कितना दिया है आपको i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो इसका जो विकर्ण होगा AC ना, हम ऐसे लिख देते हैं, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से, सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से क्या, विकर्ण AC को आप क्या लिख सकते हो AB प्लस AD, और वैसे आप खुद समझो अगर यह AD है तो ये भी AD हो जाएगा, तो इतना प्लस इतना यही हो जाएगा, सीधा बोल सकते हो त्रिभुज नियम से भी। तो यहां से बताओ वेक्टर AC बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ो 2 1 3i कैप माइनस 6j कैप और प्लस 2k कैप, ये आपको क्या मिला वेक्टर AC, यानी विकर्ण सदिश मिला। और जब विकर्ण सदिश मिला तो इसके समांतर आपको मात्रक सदिश चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, विकर्ण के समांतर, विकर्ण AC के समांतर मात्रक सदिश। मात्रक सदिश को हम कैसे लिखेंगे, AC कैप लिख सकते हैं ना, AC कैप बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर AC में उसी के परिमाण का क्या करना है, भाग देना है। तो दिस इंप्लाइज दैट AC कैप कितना हो जाएगा, वेक्टर AC आया कितना 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपान रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, तो 36 4 40, 40 9 49, 49 का अंडर रूट 7। तो यानी AC कैप आपको कितना मिला 3/7, अलग अलग कर देना, i कैप माइनस 6/7
जे कैप प्लस 2/7 के कैप, ये आपको क्या मिला, AC कैप, यानी विकर्ण के अंदिश मात्रक सदिश ना। तो पहले आप ये कॉपी करो। आपको पूछा है कि आपको इस समांतर चतुर्भुज का साथ में क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? इसका क्षेत्रफल निकालने के आपको पता है, अगर समांतर चतुर्भुज की कोई दो संलग्न भुजा पता है, उन दोनों भुजा का आपको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दोनों भुजा का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो तो जो वेक्टर मिलता है उसका परिमाण निकालो, वही उसका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। अरे यही तो देखियो ना, माड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, बस इसका क्या करना है, हाफ। तो पहले आप इतना कॉपी करो, फिर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका क्षेत्रफल निकालें। तो आप इतना कॉपी कर चुके होगे। अब आप लिखोगे क्या, समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये कितने के बराबर होगा, मॉड ऑफ वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD ना। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये कितने बराबर आएगा, मॉड ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर। ठीक, तो सबसे पहले आप वेक्टर निकालो, तब तो उसका मॉड निकालेंगे यानी परिमाण निकालेंगे। तो AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर कितना हो जाएगा, I कैप जे कैप के कैप। तो आई वेक्टर AB में आई कैप का गुणांक कितना है, 2 -4 5, और वेक्टर AD में आई कैप जे कैप का गुणांक 1 -2 -3। तो कितना हो जाएगा, आई कैप ये छुटा इसका गुणा इसमें, यानी 4 × 12 प्लस 12 माइनस ये छुटा है ना, इसका गुणा इसमें, और माइनस माइनस प्लस कर दे, 5 दूनी 10। फिर आगे माइनस जे कैप लिखते हो, ये छुटा इसका गुणा इसमें, 3 दूनी 6 माइनस 5 × 1 5 प्लस के कैप ये छुटा इसका गुणा इसमें, -4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा आपका फिर से, 4 × 4। सही है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये कितना हुआ, आई कैप 12 10 32, तो मैं आगे ऐसे लिख दें 32 आई कैप, 6 5 11 और माइनस प्लस 11 जे कैप, और बाकी ये 0 हो जाएगा, तो 0 कैप लिखने 12 10 22, अच्छा हाँ सॉरी यहाँ पर करेक्ट कर लेना ना 22। फिर आपको मिला कितना, क्या, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AD। हमको क्या निकालना है, इसका परिमाण। तो परिमाण निकालने के लिए आपको पता है आई कैप के गुणांक का रूट ऑफ आई कैप के गुणांक का स्क्वायर, यानी 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। क्या आप इसको ऐसे लिख दे, क्या पूरा 22 का स्क्वायर ना करने का काम है, सीधा 11 × 2 का स्क्वायर, अरे 11 दूना 22 ही तो है, और ये आपका 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर कॉमन लो यहाँ से। अगर 11 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 का स्क्वायर बचेगा। तो कितना हो जाएगा, √11 का स्क्वायर। देखो अब जब 11 का स्क्वायर √ का है तो बाहर 11 क्यों हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 5, यानी 11 √5। ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, वर्ग मात्रक, जो भी मात्रक होगा उसका वर्ग, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग स्क्वायर में आता, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर, चाहे जो। तो समझ में आया ये चीज ना। तो आपको इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के बस परिमाण लेना है। आप ऐसा क्वेश्चन बहुत किए हो प्रश्नावली में, आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, दर्शाइए कि OX OY OZ, आपको पता है कि ये आपका ओरिजिन है, ये आपका OX एक्सिस हुआ, ये आपका OY एक्सिस होता है, और ये आपका OZ एक्सिस होता है। तो हमें दर्शाना है कि OX OY और OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन ±1/√3 1/√3 और 1/√3 होगी। आपने ऐसा क्वेश्चन प्रश्नावली में किया है, बस वहां पर आपको साथ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप सदिश दे दिया था। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला, कोई भी अगर एक सदिश है, कोई भी अगर एक सदिश जो इन तीनों के साथ बराबर झुकी है, आपको क्या सिद्ध करना है सवाल में, कि कोई सदिश जो इन तीनों अक्ष के साथ बराबर झुकी है, उस सदिश का दिक् कोसाइन कितना होगा, इतना। दिक् कोसाइन होता क्या है, आपको पता है ना, कास अल्फा कास बीटा कास गामा, ये तो दिक् कोसाइन होता है ना। इसी को आप क्या बोलते हो कम सर, L M और N। तो चलो मान लेते कोई वो सदिश, क्योंकि आपको दिया है कि सवाल में सदिश अक्षों के साथ बराबर झुका है, तो मान लेते वह कोई सदिश है OP वेक्टर। वह सदिश क्या है, OP वेक्टर। तो अगर सवाल में बोला है कि ये बराबर झुका है, यानी अगर x अक्ष के साथ वो अल्फा कोण बना रहा है तो y अक्ष के साथ भी अल्फा कोण बनाएगा, और z अक्ष के साथ भी अल्फा ही कोण बनाएगा, तभी तो तीनों के साथ बराबर बराबर झुका। तो यानी आपको क्या दिया है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा,
यही तो दिया है ना। और चलो मान लेते हैं इन तीनों को हम थीटा, कुछ क्या मान लेते हैं, तीनों को हम थीटा। जैसे अगर इसके साथ थीटा कोण दुखा है तो उसके साथ भी थीटा कोण बनाया, इसके साथ भी थीटा कोण बनाया है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, कोई वेक्टर x अक्ष साथ y अक्ष साथ z अक्ष साथ जो कोण बनाता है वही तो अल्फा बीटा गामा कहलाता है। और सवाल में दिया है कि ये तीनों बराबर है, इसलिए चलो हम इसको क्या मान लेते हैं, थीटा माना। बात समझ में आ रहा है ना। अब आपको सिद्ध करना है कास अल्फा कास बीटा कास गामा ये तीनों कितना होगा, इतना इतना इतना। अब देखो क्या आप L बराबर आपको पता है कितना होता है, कास अल्फा, M बराबर कितना होता है, कास बीटा, और N बराबर आप कितना लिखते हो, कास गामा। तो अल्फा बराबर भी थीटा है, बीटा बराबर भी थीटा है, और गामा बराबर भी थीटा है। तो क्या आपको ये पता है L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर कितना होता है, 1। तो यानी यहां से क्या बता सकते हो, कास स्क्वेयर थीटा प्लस कास स्क्वेयर थीटा प्लस कास स्क्वेयर थीटा ये बराबर कितना आया, 1। यानी 3 कास स्क्वेयर थीटा ये कितने के बराबर है, 1। तो कास स्क्वेयर थीटा बराबर कितना आया, 1/3। और कास स्क्वेयर थीटा यहाँ से स्क्वेयर हटा दो तो स्क्वेयर उधर जाकर क्या आ जाएगा, अंडर रूट, लेकिन प्लस और माइनस के साथ। तो कास थीटा ही आपका क्या है, L है, कास थीटा ही आपका क्या है, M है, और कास थीटा ही आपका क्या है, गामा। और यहाँ से आज सीधा थीटा बताओ तो आपको सीधे क्या करना, दिक कोसाइन इतना होगा। तो दिक कोसाइन यानी आपको कास अल्फा कास बीटा कास गामा बताना है। तो दिस इंप्लाइज दैट कास अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अरे जो कास थीटा वही तो कास अल्फा है, तो कास अल्फा कितना हुआ, प्लस माइनस 1/√3। कास बीटा कितना हुआ, वही कास थीटा यानी प्लस माइनस 1/√3। और कास गामा कितना हुआ, वही प्लस माइनस 1/√3। यानी ये तो तीनों, इसी को आप बोले हो यल, और इसी को आप बोले हो यम, और इसी को आप बोलो क्या, एन। ये तो होता है दिक कोसाइन ना, LMN। तो LMN कितना आया, समझ आ रहा है ना आपको, ये तो सिद्ध करना था। आप एक नीचे एक लाइन कमेंट करोगे कि इस प्रकार या अतः अक्षों के साथ, अब आपको लिखना है, आप लिख सकते हो अक्षों OX OY OZ के साथ समान कोण झुके हुए, समान कोण या समान झुके हुए सदिश, समान झुके हुए सदिश के दिक कोसाइन, सदिश के दिक कोसाइन कितना होगा, बराबर प्लस माइनस 1/√3 1/√3 1/√3। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, मान लीजिए कि वेक्टर ए बराबर इतना आपको दिया है, वेक्टर ए बराबर कितना, i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर बी बराबर आपको कितना दिया है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप। और वेक्टर सी बराबर आपको कितना दिया है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब हो। यानी वेक्टर डी क्या है, ए पर भी लंब है, यानी वेक्टर डी यह परपेंडिकुलर है वेक्टर ए पर भी, और वेक्टर डी यह परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर भी, ठीक है। और साथ में क्या बोला है कि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी ये कितना आना चाहिए, 15। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 15, ठीक। अब आपको जो आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है तो वहां पर आपको ये बात बताया गया है कि अगर कोई एक सदिश वेक्टर ए है और कोई एक सदिश वेक्टर बी है, तो जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है वह ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर ए क्रॉस बी एक ऐसा सदिश है जो ए के भी लंबवत होता है और बी के लंबवत होता है। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ए क्रॉस बी एक तरफ हाथ करो, बी तरफ घुमाओ, अंगूठा ए के भी लंब होता है और बी के भी लंब होता है। बात समझ आ रहा है ना। अरे ए इस डायरेक्शन में तो ए के भी लंब होता है अंगूठा, और बी इधर है तो बी के भी लंब होता है अंगूठा। तो वहां पर आपको बताया गया कि जो वेक्टर ए क्रॉस बी होता है वह ए के भी लंबवत होता है और बी के भी लंबवत होता है। तो सवाल में यही तो बोला है कि हमको एक ऐसा वेक्टर डी निकालना है जो ए के भी लंबवत हो और बी के भी लंबवत हो। तो यानी वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना है कि नहीं निकालना है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, ध्यान से समझना, जो वेक्टर ए क्रॉस बी होता है वह ए और बी के लंबवत होता है। तो हमको केवल ऐसा ही सदिश नहीं चाहिए जो इन दोनों के लंबवत हो,
साथ में इनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 15। अब ए और बी के लंबवत जब अगर आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मिला तो बस उसका परिमाण मतलब दिशा वही रहने दो, परिमाण डबल कर दो, परिमाण ट्रिपल कर दो, परिमाण आधा कर दो, वो सभी ए और बी के लंबवत ही रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बस परिमाण दिशा क्योंकि वो नहीं बदलने वाला, जब दिशा नहीं बदलेगा तो सब इनमें से ये भी इतना भी जो भी आप कोई वेक्टर ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में लोगे यानी ए क्रॉस बी के समांतर जितने भी सदिश होंगे सभी सदिश ए और बी के लंबवत होंगे। लेकिन उन सभी सदिश में से हमको ऐसा सदिश चाहिए जिनका डी के साथ मतलब सी डॉट वेक्टर डी बराबर कितना आ जाए 15। तो पहले ए और बी के लंबवत सदिश निकालो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए और वेक्टर बी ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के लंबवत सदिश, दोनों के लंबवत सदिश, दोनों के लंबवत सदिश, एक सदिश आपको तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही मिलेगा। बोलो तो सबसे पहले आप क्या निकालो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हो, आई कैप जे कैप के कैप, 1 4 2 3 -2 और 7। तो कितना आ जाएगा, आई कैप ऐसे लिखोगे, ये छूटा 7 चौक 28 माइनस 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस जे कैप, ये छूटा 7 1 के माइनस 3 दूनी 6 प्लस के कैप, ये छूटा 2 1 के 2 और 4 3 12। तो कितना होगा 8 4 12 यानी 32 आई कैप, और साथ में से एक घटाओगे एक मतलब साथ में से 6 घटाओगे एक आएगा लेकिन माइनस जे कैप 12 2 14 माइनस 14 की कैप। ये आपको क्या मिला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी क्या होगा, कहाँ प्लस होगा, साथ में से घटाओ, साथ में से 6 घटाओगे माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वेक्टर ए क्रॉस बी क्या है, ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है, लेकिन इन दोनों के लंबवत ये एक सदिश है, ऐसा नहीं केवल यही इन दोनों के लंबवत होगा, ऐसे करोड़ों अरबों सदिश होंगे जो इन दोनों के लंबवत होंगे, यानी जितने भी सदिश इसके समांतर होंगे सभी इन दोनों को क्या होंगे। लेकिन इसके समांतर हमको एक ऐसा सदिश चाहिए जिसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाए 15। तो हम ऐसे ले लेते हैं, माना अभिष्ट सदिश, अभिष्ट मतलब जो सदिश हमको चाहिए, अभिष्ट का मतलब समझते हो ना, जो सदिश आपको चाहिए। माना अभिष्ट सदिश, क्या अभिष्ट सदिश को हम ऐसा लिख ले, इसको कुछ नाम दे देते हैं क्योंकि आपको वेक्टर डी ही उसे बोला है ना, अरे आपको ये बोला ना ए बी के परपेंडिकुलर ए तथा बी दोनों के लंबवत ऐसा सदिश वेक्टर डी बताइए, तो अभिष्ट सदिश को उसी का नाम बोला है वेक्टर डी। तो जो वेक्टर डी होगा वो क्या होगा, इसी के समांतर होगा, इसी के समांतर होगा, यानी लैम्डा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बोल सकते हैं क्या। कोई सदिश आपको मालूम है इस सदिश के समांतर सदिश को क्या लैम्डा ही तो लैम्डा वेक्टर ए लिखते हो कि नहीं लिखते हो, लेकिन अब हमें लैम्डा का वैल्यू पता करना होगा कि जब लैम्डा का वैल्यू पता चल जाएगा तो भी कैसे पता करेंगे देखते हैं। तो यानी वेक्टर डी बराबर कितना होगा, लैम्डा इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और वेक्टर ए क्रॉस बी आपने कितना निकाला है 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, यानी वेक्टर डी बराबर 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 14 लैम्डा के कैप। इसको कुछ मालूम समीकरण नंबर 1। बस हमको लैम्डा का वैल्यू पता चल जाता हम वो वेक्टर बता देते, लेकिन लैम्डा का वैल्यू पता कैसे करना है, दूसरे सिचुएशन से, क्योंकि आगे बोला ही ना कि उस वेक्टर डी का वो जो सदिश है वो सी के साथ क्या होना चाहिए, सी का साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो कितना आना चाहिए 15। तो हम लिखते हैं यहां पर क्या, चूंकि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी ये कितना होना चाहिए लंबवत, चूंकि वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी ये कितना होना चाहिए 15। तो दिस इंप्लाइज वेक्टर सी कितना मिला है, वेक्टर सी तो आपको पता है कितना 2 आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 4 के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर डी के साथ, और वेक्टर डी कितना है 32 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप और माइनस 14 लैम्डा के कैप, यही बराबर कितना होना चाहिए 15। क्या यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, कैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हो, आई कैप का आई कैप में गुणा यानी 32 गुना 64 लैम्डा, फिर जे कैप का जे कैप के कोफिशिएंट के साथ माइनस 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, के कैप के कोफिशिएंट का के कैप कोफिशिएंट के साथ तो माइनस प्लस माइनस और 14 चौका 56 लैम्डा, बस ना। अरे आई कैप जे कैप के कैप नहीं लगाते हैं डॉट प्रोडक्ट में, यही बराबर कितना होना चाहिए 15 के। तो आप ये जोड़ो घटाओ कितना आ जाएगा 64 65 और 65 में से 56 घटाओ कितना 9 लैम्डा, ये बराबर कितना हुआ 15 का, सही है ना। तो यहां से आपको क्या मिला
लैम्डा बराबर 15/9। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना मिला, 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9। तो लैम्डा बराबर कितना मिला, बस लैम्डा का वैल्यू ले जाके इसमें रख दो। तो लैम्डा इसको मान लो समीकरण दो, तो 1 और 2 से क्या बता सकते हो, वेक्टर डी ये कितने बराबर है, 32 × लैम्डा, यानी 32 × 5/3 आई कैप माइनस लैम्डा, लैम्डा तो कितना रखना है 5/3 जे कैप माइनस 14 लैम्डा, लैम्डा जो कितना रखना है 5/3 के। तो आपका मन करे तो आप 5/3 कॉमन ले सकते हो, जब 5/3 कॉमन लोगे तो 32 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 14 के कैप। ये आपका क्या हुआ, वेक्टर। समझ में आ रहा है ना। एक बार आप इसे फिर से समझो क्वेश्चन, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। आपको 3 सदिश दिया है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। आपको सवाल में बोला है एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात करिए जो ए और बी दोनों के क्या हो, लंबवत हो। तो हमको पता है ए और बी दोनों के लंबवत एक सदिश वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है, लेकिन ये नहीं है कि केवल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ही ए और बी के लंबवत होगा। ए और बी के लंबवत बहुत सारे सदिश होंगे, लेकिन एक सदिश पता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सबसे पहले हमने क्या निकाले, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो अब इसके लंबवत जितने भी सदिश होंगे सभी सदिश ए और बी के लंबवत होंगे, इसके समांतर, सॉरी इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के समांतर जितने भी सदिश होंगे सभी ए और बी पे लंबवत होंगे। हम मान लिए हमको जो सदिश चाहिए वह सदिश क्या है, इसी के समांतर होगा, तो उसको मान लिए लैम्डा टाइम्स इसका, क्योंकि अब लैम्डा का वैल्यू पता करना होगा। तो यही तो आपको वेक्टर डी मिला। अरे वेक्टर डी क्या बोला है, एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जो ए और बी दोनों के लंबवत हो। तो ए और बी दोनों के लंबवत एक सदिश वेक्टर ए क्रॉस बी मिला है, लेकिन अब जरूरी नहीं कि यही वेक्टर आपका चाहिए, क्योंकि इसका इसके साथ सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद कितना आना चाहिए 15। तो मान ली वह वेक्टर क्योंकि जो लंबवत होगा उसी की दिशा में आएगा, उसी की दिशा में आएगा, इसलिए हमने इसी का लैम्डा गुना मान लिया। तो जब इसमें लैम्डा का गुणा किया कितना आ गया, चूंकि इसका बोला कि सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 15, तो सी के साथ इस वेक्टर का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, लगाया 15 और यहां से हमको लैम्डा का वैल्यू मिला। तो बस ये लैम्डा का वैल्यू लाके इसमें रख दिया, ये आपको क्या मिला, सदिश। अब ये जो सदिश है ये ए और बी दोनों के लंबवत भी होगा, ये सदिश कर लेना, ए और बी दोनों के लंबवत होगा और साथ में डी इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 15। समझ आ रहा है क्वेश्चन ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का, एक सदिश है आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस सदिश का सदिशों इतना और इतने के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल। ठीक है, चलो इसको बोल देते हैं वेक्टर ए, और जो अगला वेक्टर बोला है उसको हम बोल देते हैं वेक्टर बी, और जो तीसरा वेक्टर बोला है उसको हम बोल देते हैं वेक्टर सी। तो ये कितना दिया है दूसरा वेक्टर, 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और तीसरा वेक्टर कितना दिया है, लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो क्या बोला है कि ये जो सदिश है इस सदिश का इन दोनों के मात्रक सदिश, इन दोनों के योगफल की दिशा मात्रक सदिश, इन दोनों के योगफल यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, अरे इन दोनों का योगफल यानी वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी होगा। तो इन दोनों के योगफल की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, इसके मात्रक सदिश के साथ, चल जब इन दोनों को जोड़ोगे तो कुछ नया वेक्टर आएगा, उसको हम बोल देंगे वेक्टर डी। उसका जो मात्रक सदिश होगा उसके मात्रक सदिश को हम क्या बोलेंगे, डी कैप। इसके साथ इस पहले वेक्टर का इन दोनों के योगफल की दिशा में जो मात्रक सदिश आएगा उसके साथ अदिश गुणन, अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए डॉट डी कैप। ये कितना दिया है सवाल में कि यह 1 है, यह कितना है 1 है, तो आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो आप लिख देना इतना, ये दिया है। तो बस सबसे पहले आप वेक्टर बी प्लस सी निकालो, आपको वेक्टर डी मिल जाएगा, उसका कैप निकाल लो। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी कितना होगा, दोनों को जोड़ना है, आई कैप में आई कैप को जोड़ते हो यानी 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस केवल यहाँ पर 4 2 6 जे कैप और माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 के कैप। ये आपको वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिला, इसी को हमने क्या माना है वेक्टर डी। तो आपको क्या करना, इन दोनों के योगफल की दिशा मात्रक सदिश यानी हमको क्या निकालना, डी कैप। तो डी कैप कैसे निकालते हो, वेक्टर में उसी के परिमाण का क्या करते हो, भाग देते हो। तो वेक्टर डी कितना है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपान रूट ऑफ
2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ना। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप अपान रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं ना, प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 36 और प्लस 2 दूनी 4, तो 36 4 40 और 40 4 44, तो हम पूरा इसको सीधा इतना लिख देते हैं कितना 44। ठीक है, अब एक बार इतना बटे इतना अलग कर दो क्योंकि आई कैप जे कैप सब अलग होना चाहिए, तो डी कैप बराबर कितना आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा अपान रूट ऑफ 44 प्लस लैम्डा प्लस 4, या एक काम करो ना इसको ऐसे रहने दो क्योंकि यहाँ पर नंबर होता तो अलग अलग करना आपके लिए सुविधाजनक होता, अब यहाँ पर बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना आपके लिए सुविधाजनक नहीं होगा, तो डी कैप बराबर इतना आप बाहर ले लो, यानी 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ये आप बाहर लो, बाकी बचेगा कितना वेक्टर फॉर्म में 2 प्लस लैम्डा ना, 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये आपको क्या मिला डी कैप। सवाल में क्या बोला है कि वेक्टर ए का डी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना एक है, तो चूंकि ये दिया है वेक्टर ए डॉट डी कैप इक्वल टू 1, वेक्टर ए है कितना आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट कितने के साथ 1 प्लस रूट 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा ना इंटू 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, ये कितने बराबर दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हो आई कैप में आई कैप का गुणा, जे कैप में जे कैप गुणा, के कैप में के कैप का गुणा, तो यहां से आपको क्या मिला जब आई कैप में आई कैप का गुणा करोगे यहाँ पर आई कैप गुणा कितना है, देखो ये तो आप एकदम बाहर लिख लो ना 1 अपान अंडर रूट 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ये तो एकदम बाहर आ जाएगा ना, अरे जब गुणा करोगे इसमें भी होगा इसमें भी होगा इसमें होगा फिर सबसे बाहर निकल जाएगा, तो हमने एक बार में डायरेक्ट बाहर कर लिया, और जब एक का इसमें गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2 प्लस लैम्डा, जब जे कैप का कोफिशिएंट 1 है इसका कोफिशिएंट 6 है प्लस 6, और यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर माइनस 2 माइनस, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हो आई कैप में आई कैप का गुणा, जे कैप में जे कैप का गुणा, के कैप में के कैप का गुणा, तो बताओ क्या ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा कितना 6 प्लस लैम्डा ऊपर बचा है और नीचे कितना बचा है अंडर रूट। अच्छा एक काम करो क्या ये उधर जाके गुणा हो जाएगा और एक में गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा अंडर रूट 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, जब दोनों साइड का स्क्वायर करो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 दूनी 12 लैम्डा, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, और यहाँ पर स्क्वायर करोगे बस ये कर्डी हट जाएगा यानी 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो ये प्लस 4 लैम्डा इधर आके माइनस हो जाएगा यानी 12 में से 4 घटाओगे 8 लैम्डा, और 36 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो यहाँ से भी कितना बचेगा 8, तो लैम्डा बराबर कितना आया 1। समझ में आ रहा है ना, तो सवाल में कुछ नहीं बस कैलकुलेशन है, आपको सवाल बोला कि 3 वेक्टर दिया था, बोला था कि वेक्टर ए का वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दोनों के योगफल की दिशा में जो मात्रक से दिशा आएगा उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कितना 1 है, हमने स्टेप बाय स्टेप किया, सबसे पहले दोनों को जोड़ा, फिर जब दोनों को जोड़ा तो उसका क्या निकालिए कैप यानी यूनिट वेक्टर निकाले, इतना आया, आपको बोला कि इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 1 है, तो जो वेक्टर ए दिया था उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया और एक आया आई कैप का आई कैप में गुणा, जे कैप का जे कैप में गुणा, के कैप का के कैप का गुणा करके पक्षांतर का वैल्यू निकाला, तो लैम्डा बराबर कितना मिला 1। समझ में आ रहा है ना, तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है यदि वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश है, आपको दिया कि जो वेक्टर ए है वेक्टर बी है वेक्टर सी है, ये तीनों का परिमाण क्या है बराबर समान परिमाण वाले, यानी इसका परिमाण बराबर इसका परिमाण और ये बराबर है इसका परिमाण। इतना ही नहीं, साथ में ये बोला परस्पर लंबवत सदिश, यानी ए बी के लंबवत है वेक्टर, यानी वेक्टर ए या लंबवत है वेक्टर बी के, वेक्टर बी या लंबवत है वेक्टर सी के, वेक्टर सी या लंबवत है वेक्टर ए के, परस्पर लंबवत मतलब सभी एक दूसरे क्या है लंबवत है। अब आपको पता है कि जैसे भी कभी भी अगर आपको ये मिले दो वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है तुरंत उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अब इसका काम पड़े या ना पड़े आप तुरंत लिख लिया करो, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 ना, अगर दो वेक्टर लंबवत होते तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है 0। तो दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ बराबर झुका है। यानी जो वेक्टर ए के साथ ही जितना झुका होगा उतना ही ये वेक्टर बी के साथ झुका है। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी या वेक्टर बी के साथ भी उतना ही झुका है। और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ये वेक्टर सी के साथ भी उतना ही झुका है। आपको यही तो सिद्ध करना है ना। फिर से एक बार पहले सवाल समझो। क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ये समान परिमाण वाले सदिश है। समान परिमाण यानी तीनों का परिमाण क्या है? बराबर। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। और साथ में ये बोला है कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत होने का मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के लंबवत है, वेक्टर बी वेक्टर सी के लंबवत है, वेक्टर सी वेक्टर ए के लंबवत है। अगर दो वेक्टर लंबवत होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो इससे इनकी डॉट प्रोडक्ट को कितना लिखे? 0। हमको प्रूफ करना है कि यह वेक्टर यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए के साथ, वेक्टर बी के साथ, वेक्टर सी के साथ समान झुका हुआ है। मान लेते हैं कि यह इसके साथ कितना कोण बनाता है। इनके बीच जो कोण है वो कितना है? चलो मान लेते हैं अल्फा। इसके साथ जो कोण बना रहा है इस कोण को मान लेते हैं कितना? बीटा। और इसके साथ जो कोण बना रहा है इस कोण को क्या मान लेते हैं? गामा। मान लिए कि जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एक नया वेक्टर आएगा। अरे तीन वेक्टर को जोड़ोगे तो कुछ न कुछ रिजल्टेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो यह जो वेक्टर है इस वेक्टर के साथ कितना कोण बना रहा है? अल्फा। यह वेक्टर वेक्टर बी के साथ कितना कोण बना रहा है? बीटा। और यह वेक्टर वेक्टर सी के साथ कितना कोण बना रहे हैं? तो कोई वेक्टर किसी वेक्टर के साथ जितना कोण बनाता है उतना ही झुका है उसके साथ। तो अगर ही हमको यही तो दिखाना है अल्फा बराबर है बीटा बराबर है गामा, ये तीनों कोण क्या है? आपस में बराबर। तो किसी भी दो वेक्टर के बीच कोण निकालने का तरीका डॉट प्रोडक्ट से आप निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते दो वेक्टर के बीच कोण? कैसे? दो वेक्टर के बीच कोण आपको पता है ना, कास थीटा बराबर आपने फार्मूला पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मा डॉट वेक्टर ए मा डॉट वेक्टर बी। तो अगर इनके बीच आप कोण अल्फा माने हो तो क्या यहां से आप क्या लिख सकते हो? कास अल्फा बराबर इतना डॉट इतना, बोलो, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? हमने इसका लैंग्वेज नहीं लिखा, आप पहले इतना लैंग्वेज लिख देना कि चूंकि दिया है कि तीनों सदिश परिमाण में समान है अतः वेक्टर ए का परिमाण बराबर है वेक्टर बी का परिमाण बराबर है वेक्टर सी का परिमाण। चूंकि दिया कि तीनों सदिश एक दूसरे के परस्पर लंबवत है अतः वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी दिस इंप्लाइज इट इतना, वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी दिस इंप्लाइज इतना, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए दिस इंप्लाइज वेक्टर मतलब वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0। अब आपको सवाल में बोला है कि सिद्ध करना है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी तीनों सदिश समान कोण झुके हैं। हम मान लिए माना वेक्टर ए तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये आप ऐसे बता सकते हो एक ही बार में लिख देना तीनों कि माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए के साथ कामा वेक्टर बी के साथ कामा वेक्टर सी के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। चलो हम लिख ही देते हैं। आप क्या लिखना? माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, आपको सिद्ध करना ये जो वेक्टर है वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी के साथ और वेक्टर सी के साथ बराबर कोण झुका हुआ है। तो मान लेते हैं इसके साथ अल्फा कोण बनाया, वेक्टर बी के साथ बीटा कोण बनाया, वेक्टर सी के साथ गामा कोण बनाया। तो वही जो कोण बनाएगा उतना झुकाव है और वही हमको क्या से दिखाना है हमारा। तो आप लिखो माना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी वेक्टर ए कामा वेक्टर बी तथा वेक्टर सी के साथ क्रमशः कितना कोण बनाता है? अल्फा बीटा गामा कोण बनाता है। यानी ये जो वेक्टर है वेक्टर ए के साथ कितना कोण बनाया? अल्फा। तो आपको पता है चूंकि cos थीटा बराबर क्या होता है, अगर किसी भी दो वेक्टर के लिए cos थीटा बराबर आपको पता है तो हम अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का वेक्टर ए के साथ कोण अल्फा है तो cos अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे इन दोनों का परिमाण। जिन दोनों वेक्टर के बीच एंगल थीटा तो cos थीटा बराबर दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे दोनों का परिमाण ही तो होता है। तो वही हम यहाँ पर लगा रहे हैं इसके और इसके बीच कोण कितना है? अल्फा। तो cos अल्फा बराबर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? वेक्टर ए के साथ अपान इसका परिमाण इंटू इसका परिमाण। अरे ये दोनों का परिमाण लिखते हो कि नहीं लिखते हो? तो यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए का परिमाण। तो इसको कितना लिख सकते हो? इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वेक्टर सी डॉट वेक्टर। अब आपको पता है ना
देखो ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी के ए का, क्योंकि तीन एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। तो ए का ए के साथ बचेगा, इस ये कितना हो जाएगा, जीरो, और ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। आप बोलोगे कि ए डॉट बी जीरो है, तो आपको पता है कि सदिशों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्रमविलंबी प्रगुण का भी पालन करता है। यानी अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जीरो है तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी जीरो होगा, तो यानी ए जीरो होगा। सेम ऐसे यहाँ पर सी डॉट ए तो जीरो मिला ही, ठीक, बटे यहाँ पर कितना मिला, वेक्टर ए का परिमाण, सॉरी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण इनटू वेक्टर ए का परिमाण। तो अब आपको पता है ये कितना हो जाएगा, वेक्टर ए में वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर बटे माडा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इनटू माडा वेक्टर ए। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक। अब चूंकि इसी प्रकार आप कास बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, अरे ये तो अभी आपने इसका इसके साथ कोड देखा, अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का बी के साथ कोड देखो, क्योंकि ये बी के साथ कितना कोड बना रहा है, बीटा। तो आप कास बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अरे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बटे इन दोनों का परिमाण, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, वेक्टर बी के साथ, अपान इन दोनों का परिमाण, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी का परिमाण। ये तो लिखोगे ना फार्मूला वाइज, तो इसका तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी बटे माडा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू माडा वेक्टर बी। फिर ये जीरो, ए का डॉट बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर सी का बी के साथ ये भी जीरो, क्योंकि सभी वेक्टर एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा कितना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी होगा कितना, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर बटे माडा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू माडा वेक्टर बी। लेकिन आपको बराबर कोड दिखाना, यानी ये सब बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ए का परिमाण है, यहाँ पर बी का परिमाण आया है, तो चूंकि तीनों का तो परिमाण बराबर है, तो जहां बी का परिमाण है यहां पर हम इसको ए का परिमाण लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो। और नीचे यहां पर तो आपका ए प्लस बी प्लस सी बचा ही बचा, और जहां पर बी का परिमाण है यहां पर हम ए का परिमाण लिख सकते हैं। रीजन देना है, दे सकते हो, क्यों कि चूंकि वेक्टर बी का परिमाण यह बराबर है वेक्टर ए के परिमाण के। सेम ऐसे ये वेक्टर सी के साथ कितना कोण बनाया है, गामा, तो कास गामा बराबर क्या लिख सकते हो, कास गामा बराबर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी अपान दोनों का परिमाण, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर सी का परिमाण। तो ये भी कितना आ जाएगा, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी अपान वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण इंटू माडा वेक्टर सी। फिर इसमें ये जीरो हुआ, ये जीरो हुआ, क्योंकि अलग अलग रहेगा जीरो हो जाएगा ना, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो अलग एक का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो यहाँ पर बचेगा कितना, वेक्टर सी के परिमाण का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना बचा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का परिमाण इंटू वेक्टर सी का परिमाण। लेकिन चूंकि सी सभी का परिमाण एक दूसरे बराबर, सी की जगह ए लिख सकते हैं, यानी ये कितना आ जाएगा, वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर अपान माड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू माड ऑफ वेक्टर ए। रीजन क्या देंगे, क्योंकि जहां जहां वेक्टर सी का परिमाण है वहां पर हमने क्या लिखा, वेक्टर ए का परिमाण, क्योंकि एक दूसरे के बराबर ना। तो यहां से तीनों जगह से हम चलो इसको क्या बता मान लेते हैं कि समीकरण एक, इसको हम मान लेते हैं 2 और इसको हम क्या मान लेते हैं 3। तो 1, 2 और 3 का देखो सबका राइट साइड बराबर आया, तो यानी सबका लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। इस बात का मतलब क्या हुआ, दिस या आप लिख देना किस किस समीकरण से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या, कास अल्फा बराबर है कास बीटा बराबर है कास गामा। इस बात का मतलब क्या हुआ, अल्फा बराबर होगा बीटा के और ये बराबर होगा गामा के। तो ये तो हमको सिद्ध करना था, जब अल्फा बराबर हो गया बीटा बराबर होगा गामा का, इस बात का मतलब क्या है कि तीनों एक दूसरे के साथ समान कोण पर झुके हुए हैं। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें यूज किया, तो आपको ये कॉपी करना, आप इससे कॉपी करो। फिर देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये बराबर होगा माड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस माड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। कब, जब वेक्टर ए यह परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के।
अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इस बात का मतलब क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो, 0। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आपको पता है कि जो सदिशों का अदिश गुणन होता है वह वितरण प्रगुण का पालन करता है। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। और आपको पता है कि जो सदिशों का अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर सकता है, यानी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हैं, और वो कितना है आपका 0, यानी ये भी कितना हो जाएगा 0। तो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के परिमाण का क्या आता है, स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। आपको यही सिद्ध करना था, ये आपका क्या है, राइट हैंड साइड। चलो अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बोला कि 16 से 19 तक के प्रश्नों में सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला इसमें, यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, दो सदिश है उनके बीच कोण कितना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनके बीच जो एंगल दिया वो कितना दिया है, थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा कब, जब, अच्छा 4 ऑप्शन दिया। पहली बात तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता क्या है, मा डॉट वेक्टर ए मा डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा ना, तो ये ग्रेटर और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अब ध्यान से देखो, ये तो प्लस होता है हमेशा, अरे किसी वेक्टर का परिमाण हमेशा प्लस होगा, ये भी हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो यानी ये पूरा वैल्यू प्लस या माइनस इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये भी प्लस हुआ तो ये पूरा प्लस आएगा, और अगर ये माइनस हो गया तब प्लस में प्लस माइनस गुणा करोगे पूरा नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन जबकि क्या बोला है कि यह क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, यानी इस बात का मतलब क्या हो, दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होनी चाहिए। अब cos थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा कब होगा, क्योंकि आपको पता है cos केवल 0 से बड़ा, यानी यहाँ पर 0 होगा, cos का वैल्यू 0 से बड़ा वो केवल पहले चतुर्थांश में होता है, यानी π/2 तक। तो अगर थीटा का वैल्यू π/2 है तो π/2 पे तो 0 के बराबर होगा और 0 के बीच होना चाहिए, यानी कहने का मतलब सॉरी ऐसा लिखवा, यहाँ पर जो थीटा है इसका वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर और π/2 से बड़ा या π/2 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, अगर 0 के बराबर नहीं लोगे यानी 0 से बड़ा, क्योंकि 0 पे cos का वैल्यू कितना होता है, 1 भी आपका 0 से बड़ा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका बी ऑप्शन है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, मान लीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश होने का मतलब इसका भी परिमाण 1 होगा और वेक्टर बी का भी परिमाण कितना होगा, 1 होगा, और उनके बीच का कोण थीटा है, इनके बीच यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच कोण कितना है, थीटा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश कब होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यह मात्रक सदिश होना है। मात्रक सदिश यानी इसका भी परिमाण कितना होना चाहिए, 1। कब, जब थीटा का वैल्यू कितना हो, आपको ये पूछा उस समय थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो यहां पर हमको क्या मिला, उसी वेक्टर के परिमाण मिला। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेक्टर ए डॉट ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि आपको देखो बताया कि जैसे हमको मा डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिला, तो ये मिलता कब है, उसी वेक्टर में उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसी वेक्टर के परिमाण का क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। तो यहां से क्योंकि बोला कि इसका परिमाण कितना होना चाहिए, 1, तो ये कब होगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। लेकिन आपको बोला ये कितना होना चाहिए, 1, यानी तो 1 का स्क्वायर हुआ ना। यहां से आपको थीटा निकालना है। ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को क्या वेक्टर ए के परिमाण का स्क्वायर लिख सकते हो, और इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हो, तो वही वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी यहाँ पर, तो इसको 2 बार वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख सकते हो, और प्लस ये आपका कितना हुआ, वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर। बाकी यहाँ पर कितना बचा, 1। अच्छा ये भी तो यूनिट वेक्टर है तो इसका भी परिमाण 1 होगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही मिलेगा, प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता क्या है, मा डॉट वेक्टर ए मा डॉट वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, और ए और बी के बीच एंगल कितना बोला है सवाल में, थीटा, तो हम यहाँ पर एंगल कितना लेके चलेंगे, थीटा, प्लस वेक्टर बी का परिमाण ये भी तो 1 हुआ बराबर 1, तो 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल। अच्छा फिर से वही चीज, वेक्टर ए का परिमाण 1 है, वेक्टर ए का परिमाण 1 है,
अरे बोलो, वेक्टर एक भी यूनिट वेक्टर है और वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, इनका परिमाण एक हो जाएगा। एक में एक का गुणा करो एक ही आएगा, तो यहाँ पर बचा +1 उधर जाकर कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ से कितना बचा 2, बाकी ये तो एक ही रहेगा 2 cos थीटा लिख सकते हो ऐसा इतने को, और ये +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा -1, तो यानी आपको यहाँ से मिला कितना cos थीटा बराबर -1/2, तो थीटा का वैल्यू कितना -1/2। 1/2 कब होता है 60 अंश पे, 1/2 60 अंश पे होता है ना, यानी π/3 पर। तो आपको पता है कि संपूरक कोणों पर वैल्यू वही होगा, बस काश में निगेटिव आता है। यानी अगर 60 अंश पे 1/2 होता है तो 120 अंश काश 120 अंश का वैल्यू भी 1/2 होगा, लेकिन -1/2 होगा। तो यानी यहाँ से आपको थीटा बराबर कितना मिलेगा 120 अंश, 120 अंश यानी 60 अंश का दुगना, 60 यानी π/3, यानी कितना जगह थीटा बराबर 2π/3। अरे π/3 यानी 60 अंश, लेकिन 60 का दुगना यानी 2π/3। समझ आ रहा है वैल्यू ना। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना मिला 2π/3, यानी आपका कौन सा ऑप्शन डी। ठीक, फिर और कुछ क्वेश्चन है। अच्छा 18 और 19, तो आपको पहले इतना अगर कुछ कॉपी करना था आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं इसके आगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, वेक्टर आई डॉट जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप डॉट ना, यहाँ पर डॉट लगा है बीच में, आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका मान है। ठीक है, आपको ख्याल है ये चीज, आई कैप जे कैप, यहाँ पर क्या होता है के कैप। अगर आप इस डायरेक्शन में चलोगे आपको प्लस मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते आपको माइनस मिलता है। तो बताओ क्या लिख सकते हो, वेक्टर आई कैप डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के प्लस ही डायरेक्शन में चले तो आई कैप हो जाएगा, बोलो प्लस जे कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप आई कैप क्रॉस जे कैप, आई क्रॉस जे प्लस के कैप होगा। अब आपको पता है कि जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो उसी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर आता है। ठीक, प्लस माइनस माइनस, फिर वही देखो वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे कैप होगा तो ये भी वेक्टर जे कैप के परिमाण का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के कैप के परिमाण का स्क्वायर आएगा। बोलो हाँ, हाँ? तो आई कैप यूनिट वेक्टर है ना, आई कैप जे कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना होता है, एक का स्क्वायर करोगे 1 -1 +1 +1 -1 बैलेंस, ऑप्शन क्या बचा 1। कौन सा ऑप्शन है सी, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला, यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच का कोण कितना बोला है थीटा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण ये बराबर होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के परिमाण के, कब, जब थीटा कितने बराबर हो। ठीक है, अब आपको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता कितना है, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये बराबर होता है मार डॉट वेक्टर ए मार डॉट वेक्टर बी cos थीटा। हाँ, लेकिन हमको इसका परिमाण चाहिए, तो यानी इसके जब परिमाण का बात करोगे तो इसके परिमाण का बात करोगे, बोलो, तो इसका परिमाण यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर। अब देखो किसी वेक्टर के परिमाण का परिमाण लेना यानी प्लस वैल्यू का प्लस वैल्यू लेना कोई मतलब ही नहीं है। हम इसको सीधा केवल क्या बोल सकते हैं, वेक्टर ए का परिमाण, इसको बोल सकते हैं वेक्टर बी का परिमाण, और इसको क्या बोल सकते हैं cos थीटा का परिमाण, क्योंकि यहाँ पर इसके सामने मार्ड नहीं लगा था तो आपको एक मार्ड लगाना पड़ेगा। ये तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण कितना आता है, आप तो सीधा जानते हो क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता कितना है बताओ, मार डॉट वेक्टर ए मार डॉट वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। तो जब इसका परिमाण लोगे यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण तो कितना हो जाएगा, केवल ये वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और यहाँ पर क्या बचा साइन थीटा का परिमाण, क्योंकि एन कैप का परिमाण कितना हो जाएगा 1, और एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का परिमाण कितना हो जाएगा 1। लेकिन चूंकि क्या बोला है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का परिमाण ये बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का परिमाण, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अगर ये दोनों बराबर होगा तो यानी ये भी बराबर होगा, यानी वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण cos थीटा का परिमाण ये बराबर होगा वेक्टर ए का परिमाण वेक्टर बी का परिमाण और साइन थीटा का परिमाण। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, चलो, और यहाँ से साइन बट्टे कास यानी बचा कितना, यहाँ पर सिंपली केवल cos थीटा यहाँ पर बचा, उधर कितना बचा साइन थीटा, तो cos बराबर साइन कब होता है π/4 45 अंश पे, और साइन 45 अंश का वैल्यू भी 1/√2 और cos 45 अंश का वैल्यू भी 1/√2,
यानी यहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हो थीटा बराबर कितना π/4, और आपका मर्जी करे तो काश इधर छोड़ो, काश उधर लेके चले जाओ, साइन बटे काश कितना हो जाएगा tan, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, बचे कितना 1 बचेगा, साइन बटे काश कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर 1, तो यहाँ से भी तो आपको थीटा बराबर कितना मिला π/4, tan 45 अंश से तो वैल्यू 1 मिलता है, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा π/4, यानी ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है ना? तो आपको भी अगर इसमें कुछ कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। तो आपका सदिश बीजगणित यहाँ पर विविध के साथ पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में अपना स्टार्ट करेंगे त्रिविम ज्यामिति, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिर आज बस करते हैं, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।